तो बच्चों आज हम फिर लेकर आ गए हैं यूनिट 4 रासायनिक बलगति की पीडीएफ का। ये भी हमारा एक यूनिट है। इसमें ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और एक वाक्य में उत्तर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होगा, तो वो सबको पता है कितना होगा 0. एक कलर पेन यूज कर लेते हैं थोड़ा। तो इसके लिए हमारा कितना मान होगा 0.693 अपॉन के। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होगा हमारा, टी हाफ का मान होगा 0.693 के होता है। अभिक्रिया के दर स्थिरांक के का मान होगा, अभिक्रिया के दर स्थिरांक के का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है तो वो भी बता देते हैं। किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। अणुसंख्यकता या अणुसंख्यता सदैव होती है, तो सदैव एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है, सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद हम बात करें तीव्र अभिक्रिया सेकंड से भी कम समय में संपन्न होती है। तो तीव्रगामी जो अभिक्रिया होती है वो 10⁻⁻12 सेकंड से भी 10⁻⁻12 सेकंड से भी कम समय में संपन्न होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण हमें देना है शून्य कोटि अभिक्रिया का, तो वो उदाहरण भी हम दे सकते हैं। तो वो उदाहरण हमारा क्या होगा, H2 + Cl2 + 2HCl। यह हमारी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करती बल्कि प्रकाश पर निर्भर करती है। तो कौन सी कोटि हो गई हमारी ये शून्य कोटि अभिक्रिया। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जो प्रतिपादित किया था वो किया था गुल्डबर्ग और बॉगे ने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को प्रतिपादित किया था। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हमें क्या लिखना है, वेग स्थिरांक की इकाई। तो उस वेग स्थिरांक की इकाई को हमको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, लास्ट क्वेश्चन इसको हम निकाल के बताएंगे तुम्हें, तो ये इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से ले लेना। अब जो हमारा लास्ट है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए, तो हम उसको निकाल लेते हैं। कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, तो हम सबको पता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया का बोला गया है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी, सेकंड, क्योंकि सबको पता है कौन सी कोटि की है, द्वितीय कोटि की है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं हम dx/dt बराबर K2, और इसको हम लिखेंगे मोल पर लीटर का स्क्वायर। dx एक अभिकारक के उत्पाद मान सकते हैं, तो इसकी इकाई भी हम क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर। और समय dt क्या है हमारा, समय है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो टाइम लिख सकते हैं या सेकंड लिख सकते हैं। 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कट गया है, तो ये लीटर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, मोल कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। तो मोल नीचे पहुंच गया, लीटर ऊपर पहुंच गया, K2, यानी K2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर और टाइम इनवर्स। ये हमारी किसकी यूनिट हो गई है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की क्या हो गई हमारी ये यूनिट हो गई। क्या हो गई हमारी द्वितीय कोटि अभिक्रिया की यूनिट, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया की हमारी यूनिट हो गई है। क्या हुई है, मोल लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर और टाइम इनवर्स। ओके, बहुत अच्छे तरीके से ये समझा दिए मैंने आपको रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर। हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पीडीएफ का इसमें दे रखा है कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है और उसका गणितीय व्यंजक निकालिए। तो हम ठीक है देख लेते हैं, अभिक्रिया का अर्धायुकाल और उसका गणितीय व्यंजक निकाल लेते हैं। तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल और उसका गणितीय व्यंजक। तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। मान लो एक अभिक्रिया हो रही है A और उससे बना रहा है हम क्या B, ये हमारी एक अभिक्रिया हो रही है। तो A से हमने मान लो बनाया क्या, प्रोडक्ट। क्या बनाया, A से हमने प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनाया, प्रोडक्ट बनाया यानी कि उत्पाद बनाया। यहां पर A की मान लो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, A है, और T हाफ के बाद ये सांद्रता कितनी बच जाएगी, A/2 यानी कि आधी। तो किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता से क्या हो जाए, आधी। मान लो A थी, तो अर्धायुकाल के पश्चात कितनी बचेगी, A हाफ। A हाफ कहां चली जाएगी, प्रोडक्ट में। तो किसी अभिक्रिया का वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता
उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, क्या कहलाता है? अर्धायुकाल कहलाता है। इसे टी हाफ से दर्शाते हैं। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कर लेते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होगा। तो हम सबको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अगर अर्धायुकाल निकालना है तो उसके लिए हमें समाकलित दर समीकरण पता होना चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया की क्या पता होना चाहिए? समाकलित दर समीकरण। तो समाकलित दर समीकरण हम सबको पता है, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस x। ये है हमारी समाकलित दर समीकरण। अर्धायुकाल निकालने के लिए हमें कुछ ना पड़ेगा, t को हम यहां पहुंचा देंगे और k को का लिख देंगे, इधर लिख देंगे। अर्धायुकाल निकालना है तो हम यहां लिखेंगे अर्ध आयु काल की परिभाषा के अनुसार, अर्ध आयुकाल की परिभाषा के अनुसार t की जगह क्या लिख देंगे हम? t की जगह लिख देंगे t हाफ। t की जगह क्या लिख देंगे? t हाफ। और t की जगह t हाफ लिखेंगे और a माइनस एक्स जो है उसकी जगह हम लिखने वाले हैं a बाय 2। क्यों लिखने वाले हैं a बाय 2? क्योंकि इस t का संबंध किससे होता है? a माइनस एक्स से होता है। तो इसीलिए हमने a माइनस एक्स की जगह कितना लिखा? आधा। क्योंकि अर्ध आयुकाल की परिभाषा के अनुसार जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो अर्ध आयुकाल के पश्चात कितनी बचती है? आधी बचती है। ये दोनों मान कहाँ रख देंगे हम? समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे हम? उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो t की जगह रख के देखो बच्चों क्या होगा जब हम t की जगह मान रखेंगे, क्या आने वाला है? t की जगह रख दिया हमने t हाफ 2.303 अपॉन k, ऐसा कैसे रहेगा? लॉग 10 ऐसा कैसे रहेगा? a भी ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन a माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? a बाय 2। a से क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो log 10 इंटू 2 इज इक्वल टू होता है 0.3010, ये होता है। अब ये वैल्यू को हम यहां रख देंगे, log 10 इंटू 2 की वैल्यू को यहां रख देंगे। तो आ जाएगा हमारा t हाफ 2.303 अपॉन के 0.3010 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो t हाफ 0.693 अपॉन के। ये आ चुकी है हमारी क्या? t हाफ का हमने क्या निकाल लिया? गणितीय व्यंजक। बहुत इजी है, अब बहुत आसानी से इसे कर पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा पीडीएफ का दे रखा है, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर। अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर बताना है। अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर देख लेते हैं हम। अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में 3 अंतर। तो ये हो गया हमारा अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक। तो अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर होंगे। तो अभिक्रिया दर इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी, इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी और या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया दर कहते हैं। इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया दर कहते हैं। इसको देख लेते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं ये इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है। और ये क्या है हमारा? ये अभिक्रिया का वह समय है, दर स्थिरांक अभिक्रिया का वह समय है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाती है? इकाई हो जाती है। जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो जाती है। तो दर स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाती है? इकाई हो जाती है। दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। इसमें बता देते हैं इसकी इकाई, इसकी मतलब किसकी? दर स्थिरांक की। दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करती है। अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट हमारा होगा इसमें बहुत इजी पॉइंट हो जाएगा। ये सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया दर का मान सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है।
दर स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये 3 पॉइंट बहुत इजी पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी निपट गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है अभिक्रिया की कोटि क्या है और विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या कीजिए। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, चलो ये बता देते हैं आपको अभिक्रिया कोटि क्या होती है। तो अभिक्रिया कोटि एक छोटी डेफिनेशन बताइए। अभिक्रिया कोटि याद रखना, अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन समझो आप। तो मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया है, ए प्लस बी से मिलकर बन रहा है ए बी। मान लो ये अभिक्रिया है हमारे पास। इसके लिए अभिक्रिया कोटि अगर हमें मान लो, इसके लिए हम अभिक्रिया दर लिख रहे हैं, तो अभिक्रिया दर मान लो इसकी अभिक्रिया दर होती है बराबर के समानुपाती हटा के मैंने के लगा दिया डायरेक्ट, ए की पावर एम और बी की पावर एन। मान लो इनकी सांद्रता, ब्रैकेट का मतलब सांद्रता, और ये घात हो गई है और ये हमारा अभिकारक। तो अगर हम इसकी अभिक्रिया कोटि की बात करें तो अभिक्रिया कोटि बराबर एम प्लस एन, एम प्लस एन, ये होगी अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया दर समीकरण में उपस्थित, दर समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को, दर समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। ये दर समीकरण, ये अभिकारक, ये सांद्रता और ये उनकी घात और ये उनका घात का योग ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया कोटि। विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया कोटि का वर्णन कीजिए, तो कर देते हैं विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया कोटि का वर्णन। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं हम उसको भी। 4 प्रकार की अभिक्रिया कोटि होंगी, देख लेते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया कोटि होंगी। सबसे पहला होगा शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। दूसरा होगा हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। दूसरा होगा हमारा द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तीसरा होगा हमारा तृतीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया और तृतीय कोटि अभिक्रिया। तो ये हो गई हमारी। बता भी देते हैं इनकी व्याख्या का बोला है, इनको समझाने का बोला है। तो मान लो हमारे पास ए प्रोडक्ट यानी कि ए उत्पाद, चारों के लिए क्या है हमारा? ए उत्पाद। मान लो चारों के लिए उत्पाद है, पहले इसके लिए ले लेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। चारों के लिए अलग अलग लेना चाहिए वैसे, ठीक है, पर अपन ने एक ले ली। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या होगा? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के घात शून्य के समानुपाती हो। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के घात शून्य के समानुपाती हो। इधर देख लेते हैं अपन, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के, ये अभिकारक ये उसकी सांद्रता के घात प्रथम के समानुपाती हो। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के घात 1 के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि देख लेते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के घात 2 के समानुपाती हो। तीसरा आपको पता ही होगा, ब्रैकेट का मतलब सांद्रता, ए का मतलब अभिकारक और ये समानुपाती। तीसरा आप सबको पता होगा, अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता के घात 3 के समानुपाती हो, क्या कहलाता है? तृतीय कोटि अभिक्रिया। यही के लिए हम क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं जो लास्ट में दे रखा है, प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको यही खत्म कर लेंगे ताकि हमें टेंशन खत्म हो जाए। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये वाले पीडीएफ का, ठीक है ना? इन सबकी इकाइयां बतानी है हमको, केवल पूछिए प्रथम द्वितीय और तृतीय की, लेकिन अपन शून्य की भी बता रहे हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए हो जाएगा अभिक्रिया वेग के लिए dx अपॉन dt इक्वल्स टू के 0 a की पावर 0। इसके लिए हो जाएगा dx अपॉन dt k1 a की पावर 1। इसके लिए हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स k2 a की पावर 2। इसके लिए हो जाएगा dx अपॉन dt k2 a की पावर 3, ठीक है।
अब हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे हम मोल। पहली बात तो मैं बता दूं, अगर किसी के ऊपर घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये सबको पता चाहिए कि इसकी वैल्यू तो पूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी इसको क्या लिखूंगा मैं, मोल पर लीटर, इसको लिख दूंगा टाइम के 0, यानी के 0 बराबर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। जो अभिक्रिया दर की इकाई होती है वही शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई है। अब अपन दूसरे की बात कर लेते हैं, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, मोल पर लीटर, इसको क्या लिख सकता हूं, टाइम K1, इसको क्या लिखूंगा, मोल पर लीटर। सबको पता है मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो K1 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, टाइम इनवर्स। क्या हो गया हमारा, टाइम इनवर्स। ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये शून्य कोटि के लिए हो गई, ये प्रथम कोटि के लिए हो गई, थर्ड कोटि के लिए देख लेते हैं हम तृतीय कोटि के लिए। तो तृतीय कोटि के लिए क्या हो जाएगा, वही dx को क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर, टाइम को टाइम लिख देंगे K2, और इसको क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर का स्क्वायर। मोल पर लीटर स्क्वायर से मोल पर लीटर स्क्वायर कट गया। लीटर का पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, मोल कहां जाएगा, नीचे। लीटर ऊपर मोल नीचे, लीटर ऊपर मोल नीचे, लीटर पर चलिए मोल नीचे हो गया, टाइम हो जाएगा K2। एक तो कट चुका है, तो ये हमारा जाएगा क्या, K2 बराबर मोल मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। ये आ गई हमारी किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए। अब हमारी बची क्या है, सिर्फ तृतीय कोटि। तृतीय कोटि के लिए देख लेते हैं भैया, क्या होगी तृतीय कोटि के लिए, क्या लिखूंगा इसको, मोल पर लीटर, टाइम को टाइम लिखूंगा बराबर K2, इसको क्या लिखूंगा, मोल पर लीटर क्यूब। मोल पर लीटर से कैंसिल हो गया, 2 बच गया, यानी कि लीटर स्क्वायर ऊपर हो गया, मोल स्क्वायर नीचे हो गया, लीटर ऊपर पहुंच गया, मोल स्क्वायर नीचे हो गया, टाइम आ जाएगा नीचे ही, और K2 क्या हो जाएगा, K2 बराबर मोल -2 लीटर स्क्वायर टाइम इनवर्स। ये हमारी हो गई कौन सी यूनिट, थर्ड यूनिट। यह K2 की जगह क्या आएगा, K3। यहां भी क्या आएगा, मिस्टेक कर दी थी तो ये 3 कर लेते हैं, यहां भी क्या आएगा हमारा 3। ये हो गई हमारे तृतीय कोटि की। ये हमारा छठा क्वेश्चन भी हमने क्या करा दिया, क्लियर करा दिया। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में जो दे के रखा है वो दे रखा है चौथा क्वेश्चन, आणविकता से क्या आशय है, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में 2 अंतर लिखिए। तो पहले आणविकता बता देते हैं, फिर आणविकता और अभिक्रिया कोटि में अंतर बता देंगे। तो आणविकता यहीं की ही बता देते हैं, आणविकता या अणुसंख्यता और अभिक्रिया कोटि ये बता देते हैं आपको, आणविकता और अभिक्रिया कोटि। तो क्या होगा देखते हैं अपन। तो याद रखना, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो एक साथ संघट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। कोई सी भी प्राथमिक अभिक्रिया में इसको इस एग्जांपल समझ सकते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो 2 लोगों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले 2 लोगों के बीच में एक्सीडेंट हुआ, बाद में एक तीसरा घुस गया तो उसको नहीं मानेंगे, सिर्फ हम किसको मानेंगे, 2 लोगों के बीच में जिनके बीच में एक्सीडेंट हुआ है। यानी आणविकता कितनी हो गई, 2। सबसे पहले अभिक्रिया में जो आपस में टकराते हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलेंगे, आणविकता। किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो एक साथ टकराकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जो एक साथ टकराकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। ठीक है, ये होगा हमारा आणविकता। अब हम आणविकता और अभिक्रिया कोटि में क्या कर लेते हैं, अंतर भी कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सदैव अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होती है। ये यानी कि इसकी आणविकता कितनी हो गई, मान लो 2। तो ये सदैव अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। ये सदैव अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है, ये सदैव अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो यह एक पूर्णांक संख्या है, यह क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, यह एक पूर्णांक संख्या है। ये पूर्ण, शून्य, भिन्न हो सकती है, ये पूर्ण, शून्य, भिन्न हो सकती है, ये सदैव एक पूर्णांक संख्या है। तीसरा पॉइंट की बात अगर हम करें
तो तीसरा पॉइंट और इजी हो जाएगा हमारा आणविकता में। ये अभिक्रिया के विशेष पद से संबंधित होती है, विशेष पद से संबंधित होती है। यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है। क्या होती है? संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है। यह अभिक्रिया किसी विशेष पद से संबंधित होती है, संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है। इसे समीकरण देखकर पता लगाया जा सकता है, इसे समीकरण देखकर पता लगाया जा सकता है। इसे समीकरण देखकर पता नहीं लगाया जाता है, इसे प्रयोग करके पता लगाया जा सकता है। ये होगा हमारा आणविकता और अभिक्रिया कोटि में 3 अंतर का बोला था हमने, 4 बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां वाला। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, इसका व्यंजक निकालो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है बता ही दिया है मैंने। वे अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के घात 1 के समानुपाती हो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। इसके गणितीय व्यंजक की बात करें तो बहुत बड़ा व्यंजक है इसका, तो देखते हैं हम इसमें गणितीय व्यंजक में। तो माना एक अभिक्रिया हो रही है ए उत्पाद, यह अभिक्रिया हमारी हो रही है, तो इसमें लिख सकते हैं dx अपॉन अभिक्रिया दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर फर्स्ट, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता के घात प्रथम के समानुपाती होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और इसको क्या लिखेंगे k1 a पावर 1। माना अभिकारक की सांद्रता कितनी थी? a मोल पर लीटर। t समय के पश्चात, t हाफ की बात नहीं कर रहा हूं, t समय के पश्चात a में से x इधर चले गए, तो शेष सांद्रता कितनी बची है? शेष सांद्रता a माइनस x बचेगी, क्योंकि x इधर चला गया उत्पाद में। तो ठीक है, शेष सांद्रता हमारी a माइनस x बची, तो इसको आगे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt इक्वल्स टू k1, यहां आ जाएगा हमारा a माइनस x। अब समीकरण एक अवकलित दर समीकरण है, इसका समीकरण एक अवकलित दर समीकरण है। इसे पुनः लिखने पर, इसे पुनः व्यवस्थित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन a माइनस एक्स को कहां ले आएंगे? नीचे, a माइनस एक्स को नीचे ले आए, dt को कहां पहुंचा देंगे? ऊपर, तो ऊपर पहुंचा देंगे dt। ये होगा हमारा k1 dt, समीकरण 2। समीकरण 2 का क्या करने वाले हैं बच्चों? अब हम समाकलन, तो समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होगा क्या? माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, और इसका होगा k1t प्लस c, k1t प्लस c। अब माना अभिक्रिया के प्रारंभ में जब t बराबर 0, जब t 0 हो गया है तो फिर x भी कितना होगा? 0, क्योंकि उसी के बाद तो x बनाते हैं, तो x भी क्या हो जाएगा? 0। उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? नेचुरल लॉग a माइनस 0, x की जगह देख लो 0 रख दिया है, k1 t की जगह भी क्या रख दिया? 0 प्लस c, यानी c इक्वल्स टू नेचुरल लॉग a। अब हम c का मान वापस कहां रखने वाले हैं? समीकरण 3 में, तो c का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर k1t माइनस नेचुरल लॉग a, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो k1t माइनस का उधर जाके प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। अब लो नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b का मान होता है की वैल्यू होती है नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा हमारा k1t नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर लेंगे हम log 10 में,
log 10 में। लेकिन एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, k1 अपॉन टी नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इक्वेशन इसको हम log 10 के बेस पे लिखेंगे, तो log 10 के आधार पर लिखने पर तो ये हो जाता है हमारा k1 बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। ये हो गई बच्चों हमारी पूरी पीडीएफ कंप्लीट। इसके सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना है, इसलिए इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपको लग रहा है कि इसमें मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।